बायोमेटेलिक स्ट्रिप कर रहे थे। बायोमेटेलिक स्ट्रिप में क्या था, ध्यान से देखना, हमारे पास दो स्ट्रिप थी। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, इसका अल्फा बी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसका कितना अल्फा ए। दोनों बिल्कुल रिवेटेड हैं, मतलब चिपकी हुई एक दूसरे से हट नहीं सकती हैं। अब एक चीज और गिवन है, अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा ए। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बी वाले की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू व्हाट, ए वाले की लेंथ। हाँ या ना, हाँ या ना, बी वाले की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू व्हाट, ए वाले की लेंथ। तो क्या हो गया, ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा। ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी वाला, और ये कौन सा वाला, ए वाला। देखो जरा, ए वाले की लेंथ क्या है, आर्क लेंथ क्या आ रही है, छोटी आ रही है, और बी वाले की क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो जो ज्यादा लीनियर एक्सपेंशन वाला होगा कोफिशिएंट जिसका, वो किधर की साइड आएगा, आउटर साइड ऑफ द आर्क, और इनर साइड में कौन आएगा, जिसका कम लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट होगा। बना लो जरा इसे फटाफट। बना लिया था, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं करना। अब हम आते हैं दूसरे काम पे। लिखो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स अब ध्यान दो भाई, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स लिखो। एक चीज बताओ, लिक्विड के पास कोई लेंथ होती है क्या, सरफेस एरिया होता है, कंटेनर के हिसाब से होता है, कंटेनर के हिसाब से होता है, खुद का नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। खुद का कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। सिर्फ क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो लिक्विड में होगा दैट वुड बी ओनली व्हाट, क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लिखो जरा, लिक्विड विल ओनली पोजेस, लिक्विड विल ओनली पोजेस, लिक्विड विल ओनली पोजेस क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब देखो भाई, क्या कह रहा था मैं, लिक्विड विल ओनली पोजेस व्हाट, क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक चीज और बेटा, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, उसका मास m नॉट है, डेंसिटी रो नॉट है और वॉल्यूम v नॉट है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। ये है। अब एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इफ टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस, मास बदलेगा क्या, मास बदलेगा क्या, मास नहीं बदलेगा। हाँ, वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, m इज इक्वल टू m नॉट, वॉल्यूम v हो गया ग्रेटर देन v नॉट। अब वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या करेगी, घटेगी। हाँ या ना, तो डेंसिटी रो विल बी लेस देन रो नॉट। ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, जो हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम आया दैट वुड बी इनिशियल वॉल्यूम अल्फा इंटू डेल्टा टी, सॉरी अल्फा नहीं, गामा, गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट, टी। हाँ या ना, और यही होगा, वेयर गामा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब एक और चीज, जो फाइनल वॉल्यूम आएगा दैट वुड बी v प्लस डेल्टा वी। अरे मानते हो यानी v नॉट प्लस डेल्टा वी। अरे यस और नो, तो v किसके बराबर आ गया अपने पास, v नॉट कॉमन 1 प्लस गामा टी। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
अब देखो एक मिनट, अब आप ऐसे देखो, आपको पता है m इज इक्वल टू एम नॉट, हाँ या ना? व्हाट इज m? रो इंटू वी, एंड दिस इज व्हाट, रो नॉट इंटू वी नॉट। एक्चुअल में वॉल्यूम चेंज होता है तो डेंसिटी भी चेंज होती है, तो डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है वो देख लें। वॉल्यूम तो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या कर रहा है, घट रहा है, तो कैसे घट रहा है वो देखते हैं। रो, इस v को क्या लिख सकते हो, वी नॉट 1 प्लस गामा टी इज इक्वल टू रो नॉट वी नॉट, हाँ या ना? वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो रो कम्स आउट टू बी रो नॉट 1 प्लस गामा टी, हाँ या ना? और अगर गामा छोटा है, टेम्परेचर का चेंज छोटा है, तो ये जो गामा टी का प्रोडक्ट गामा 10⁻⁻⁴ या -5 के ऑर्डर का होगा। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस 1 इज मच ग्रेटर देन व्हाट, गामा टी, देयरफॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं इसको ऊपर ले जाकर के, इसको ऊपर ले गया, पावर में क्या गया, -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा टी, लिख सकता हूं कि नहीं? अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है? ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज करेंगे, ठीक है, जब हमें अप्रोक्सीमेशन लेने होंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला बिल्कुल क्या एग्जैक्ट है और ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नोट करो इस बकवास को। अब एक और इशू है कि जो हमारा लिक्विड होगा, मतलब सॉलिड तो मतलब मार्कर है, ये सॉलिड है, ठीक है, इसको आप कहीं भी रख दो, गर्म करना शुरू करो। क्या लिक्विड को ऐसे ही आप जमीन पे फेंक के गर्म कर सकते हो? लिक्विड विल बी ऑलवेज हीटेड इन व्हाट, कंटेनर। तो लिक्विड लिखो जरा, लिखो, लिक्विड इज ऑलवेज हीटेड इन कंटेनर, ठीक है। लिक्विड हमेशा किस में हीट किया जाएगा, कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम कंटेनर के अंदर लिक्विड है हीट करेंगे तो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा। yes, sir. तो प्रॉब्लम ये आने वाला है कि जो आपको एक्चुअल दिखाई पड़ेगा, ठीक है, जो आप देखो, एक मिनट ध्यान से देखो, सपोज हमारे पास ये लिक्विड है और कंटेनर के अंदर है। अब कंटेनर अपने हिसाब से एक्सपेंड करेगा, कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होगा और लिक्विड का क्या होगा, अपना अलग होगा। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इतनी बात, अगर कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है, लिक्विड का कम है, तो जो लेवल इस वक्त लिक्विड का है इससे थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा? और अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है तो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, इतनी बात। और अगर दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, सेम है, तो लेवल विल नॉट चेंज। ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? तो लिखो जरा, लिख लिया हमने, लिक्विड इज एक्सपेंड ऑलवेज हीटेड इन कंटेनर, ठीक है, इतनी बात। लिखो, देयरफॉर इन लिक्विड्स we talk about two types of coefficient of volume expansion, two types of coefficient of volume expansion। एक कौन सा, अगर कंटेनर के अंदर ना हीट करते, कोई ऐसा जुगाड़ होता कि ये अपने आप हीट होता किसी बाहर तरीके से, तो क्या था, रियल वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट, रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और कंटेनर के अंदर क्या आएगा, अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, गामा रियल से। किससे, गामा रियल। अब एक चीज और है, गामा रियल क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, इट इज 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
जो इनिशियल था इनटू डी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय dt। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना, यही है, ठीक है। या इसको और अच्छे से हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख रहा है, रुको एक मिनट, ये उल्टी कहानी बना रहा है, इसके लिए लिखो जरा, काट देने से लिखो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, पहले इसको डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। हाँ, दो कोफिशिएंट है ना, एक रियल और एक कौन सा, अपरेंट। तो लिखो जरा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, जो आपको दिखाई पड़ेगा उसको रियल कह रहा हो, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो क्या चीज, कंटेनर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा है इसे, ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या कह रहा है, लिखो एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का तो एक्चुअल इंक्रीज ले रहा है, ठीक है, एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड is taken, actual increase in volume of liquid is taken, which is obtained by considering expansion of vessel containing the liquid, expansion of vessel containing the liquid। ये क्या कह रहा है, सुनो एक मिनट, अब ध्यान सुनना, यहां पर थोड़ा सा गलत सी बात बोल रहा है, गलत सी क्या मतलब, वो दूसरे तरीके से मेजर कर रहा है। ये हमारे पास क्या था, लिक्विड का वॉल्यूम, और वेसल का वॉल्यूम कितना, VC, ठीक है, V ऑफ कंटेनर, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है कि जो लिक्विड के, चलो टेम्परेचर कितना था इनिशियली, सपोज टेम्परेचर वाज T इनिशियली, आपको इस कहानी में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब वो क्या कह रहा है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, इतनी बात, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, जल्दी बोल, बारह बजे तो मत आ तू, मेरी क्लास है, तू एक काम कर, शाम को कितने बजे क्लास, तो एक काम कर, 6 बजे फ्री होगा ना, या 6 बजे से क्लास है, चल मैं तुझे अभी कॉल करूंगा, 11:30 कॉल करना, ठीक है, ठीक। अब देखो भाई, अजीबो गरीब बातें कर रहा है, तो देखो क्या कहानी है, टेम्परेचर T इनिशियल, ठीक है, इतनी बात, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, कंटेनर है। अब उसने क्या कहा, हम लिक्विड के वॉल्यूम का इंक्रीज देख रहे हैं, जब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इफ टेम्परेचर नाउ इज T प्लस डेल्टा T, तो हम किसका इंक्रीज देख रहे हैं, लिक्विड के वॉल्यूम का, ठीक है, इतनी बात। तो फिर गलत बात बोल रहा है, अजीब गरीब बातें बोल रहा है, क्या बोला इसने, पढ़ना जरा एक बार, एक जना पढ़ो कोई। Actual increase in volume of liquid is taken, which is obtained by considering expansion of vessel containing the liquid. ठीक है, अब जरा एक मिनट देखना, गामा आर, गामा रियल इज इक्वल टू डेल्टा V रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा T, वो ऐसा कुछ कह रहा है गामा रियल को। गामा रियल को क्या कह रहा है, जितना इंक्रीज किस में आया, वॉल्यूम में, रियल इंक्रीज किसके, लिक्विड के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा T, ये डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है। अगला लिखो जरा, इसको लिख लो पहले,
डेफिनेशन लिख लेते हैं तब समझते हैं क्या कहानी हो रही है। हाँ, ये तो डेफिनेशन दी उसने, ठीक है, कि भाई जो मैं गामा रियल की डेफिनेशन दे रहा हूं दैट इज इंक्रीज इन लिक्विड का वॉल्यूम रियल वाला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कंटेनर का वॉल्यूम, ये कर रहा है वो। डिराइव तो कुछ और करना है, ये तो डेफिनेशन, दो डेफिनेशन दे रहा हो, गामा अपरेंट और गामा रियल की। अब लिखो जरा कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, ये लिख लिया सबने? तो लिखो भाई, चलो लिखो जरा कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। अब लिखो जरा इट इज अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अच्छा, पर जो मैं बोल रहा था उसका उल्टा मान रखा है इसने। इट इज अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंसिडरिंग ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसको कंसिडर करके? अच्छा, एक्चुअल में तो यही कहानी है, हमें दिखेगा तो क्या हमेशा कंटेनर के अंदर गर्म करेंगे, तो उसको रियल मान रहा है, और जो वैसे देखेगा उसको क्या मान रहा है? अपरेंट मान रहा है। वो उल्टा नहीं, सही मान रहा है, हम गधे हैं। वो मान एक्चुअल बता, तूने क्या पानी कभी ऐसे हवा में गर्म करा है? नहीं ना, तो देखने वाला तो क्या है? कंटेनर के अंदर ही होगा ना, और वो तो अपरेंट होगा। एक्चुअल में है तो सच्चाई वही, लेकिन मतलब उसको उल्टा मान रहा है। ठीक है, अब समझ गए। कंसिडरिंग एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इट इज अपरेंट, क्या कह रहा था? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंसिडरिंग, क्या कहते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब सुनो भाई, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मान लेते हैं पहले टेम्परेचर टी पे। कितना माने? वी नॉट मान ले। अब उसने क्या कहा? गामा अपरेंट किसके बराबर है? गामा अपरेंट इज डेल्टा वी अपरेंट अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, ये कह रहा है। ठीक है, मतलब उसने उल्टा माना, जैसा मैंने कहा था उसका बिल्कुल उल्टा मान रहा है। ठीक है, इतनी बात। मतलब अपरेंट किसको नाम दे रहा है? जब कंटेनर के अंदर नहीं था, और कंटेनर के अंदर था उसको क्या नाम दे रहा है? रियल नाम दे रहा है। ठीक है, अब बेटा हम हमेशा पानी को या किसी चीज को गर्म करते हैं कंटेनर के अंदर, उसको उसने मान लिया रियल। और पानी अगर कंटेनर के अंदर ना होता और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ता, तो उसको क्या मान रहा है? उसमें चेंज को क्या मान रहा है? अपरेंट मान रहा है। इतनी सी क्या चीज, ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता, तो पानी को हवा में कैसे गर्म करेगी? तभी तो उसे अपरेंट मान रहा है। अगर कोई लड़की, जो इसमें इंक्रीज होगा ना लेवल में, कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, तो जो तुझे दिखाई पड़ेगा वो उसको रियल मान रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, अब लिखो जरा अब लिखो गामा रियल ये किसका एक्सपेंशन है? लिक्विड का। एक्सपेंशन इन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। आप ऐसे देखो, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होना था? जो गामा लिक्विड का अपरेंट एक्सपैंड कर रहा है, वो किसके बराबर होना चाहिए? गामा रियल माइनस गामा ऑफ वेसल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जो लिक्विड एक्सपैंड करेगा माइनस वेसल का एक्सपेंशन आपको क्या देगा? अपरेंट एक्सपेंशन देगा कि नहीं देगा? ठीक है, बस इतनी सी बात करनी है। अब गामा अपरेंट इज इक्वल टू गामा रियल माइनस 3 अल्फा कर सकता हूं मैं, वेयर अल्फा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एंड गामा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कंटेनर। क्लियर इतनी बात? वेसल का ही लिख लेते हैं। हाँ या ना? अब एक चीज देखो,
अगर पहला केस, ये तो बेटा कराया हुआ है, सॉलिड का क्यूबिकल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन इसी तरीके से रिलेट होते हैं, ये तो मैंने डिराइव करा रखा है। अब जरा देखो, अब देखो इसको देखो ध्यान से, इफ गामा रियल इज ग्रेटर देन 3 अल्फा वी तो लेवल ऑफ लिक्विड विल व्हाट, राइज, हाँ या ना, लेवल ऑफ लिक्विड विल व्हाट, राइज। लिखो, देन लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज। पक्की बात है, क्योंकि लिक्विड क्या कर रहा है, ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, कंटेनर के रिस्पेक्ट में, लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज। दूसरा, इफ गामा रियल लेस देन 3 अल्फा वी लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स, हाँ या ना, लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स, कर गया फॉल। तीसरा, इफ गामा रियल is equal to 3 अल्फा वी लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम। कोई दिक्कत है इसमें? अब आते हैं मजेदार बात पे, लिखो जरा, क्वेश्चन अभी करेंगे लिक्विड के भी, पहले एक चीज और लिखो। लिखो, जनरली most of the liquids on heating expand, generally most of the liquids on heating expand। मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादातर लिक्विड हीटिंग में क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर सेपरेशन क्या करता है, बढ़ता है। बट वाटर shows anomalous behavior for temperature range from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। अभी समझा रहा हूं क्या कहानी इसकी, ये मेन है भाई, फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने पे लिक्विड क्या करता है, एक्सपैंड करता है। लेकिन वाटर ऐसा है, जब टेम्परेचर आप 0 से 4 की तरफ बढ़ाओगे तो वाटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कहानी है, ठीक है, इतनी बात। तो अभी एक्सप्लेन करेंगे क्यों करेगा, पहले ये बातें लिख लें। तो लिखो जरा, दैट इज water contracts when temperature is increased from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या कहा, लिक्विड एक्सपैंड करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, 0 से 4 डिग्री में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उल्टा बिहेवियर हो गया इसका। तो हमने क्या लिखा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। that is density of water increases when temperature increases from 0 to 4 degree Celsius, हाँ या ना, density of water increases when temperature increases from 0 to 4 degree Celsius। मानते हो? density increases when temperature rises from 0 to 4 degree Celsius and density of water is maximum at 4 degree Celsius, that is 1 gram per cc। density of water is maximum at 4 degree Celsius, that is 1 gram per cc। क्लियर है भाई? मतलब 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम क्या करता है, घटता है। कहां से, 0 से 4 के लिए। लिखो, बट बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, बट बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस
water shows normal behavior that is expands when temperature further increases, ठीक है भाई। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है, इतनी बात। अब इसका मतलब डेंसिटी क्या करेगी, अब घटेगी, तो लिखो बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी डिक्रीजेस। अरे बता रहा हूं भी, पहले जो बोल रहा हूं पहले वो तो लिख ले, एक्सप्लेन करूंगा क्यों परेशान हो रहा है। ये हमारे पास क्या टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, किसका, वाटर का, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, वॉल्यूम किस में ले लिया हमने, सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, इतनी बात। जीरो डिग्री पे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। 4 डिग्री पर क्या है, सबसे कम वॉल्यूम है, और 4 के बाद फिर बढ़ रहा है, जैसा मैंने लिखा है वैसे ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी का ग्राफ बना लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी, और ये टेम्परेचर, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या रहा होगा, कम रहा होगा, ठीक है। वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा रहा होगा, ठीक है, इतनी बात। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, एक्चुअली 1 ग्राम पर सीसी भी नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है उससे, 1.0005 के आसपास, लेकिन हम 1 ही लिख रहे हैं। मैक्सिमम आ गया, हाँ या ना। अब क्यों होता है, अब बात करें ना, ये तो हमने कहानी लिख ली इसकी। अब एक बात बताओ यार, क्या कारण हो सकता है, तुम लोग बताओ पहले, बोलो भाई, कारण क्या हो सकता है, कोई रीजन लॉजिकल, कि वाई वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ऑल्दो मैक्सिमम लिक्विड्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब बताओ कैसे, लिखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहां लिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना मजेदार जवाब नहीं, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। 0 डिग्री पे मान लो सॉलिड फॉर्म में है, आइस है, ठीक है, तो आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ या ना। केज लाइक स्ट्रक्चर अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है, अंदर से खोखला होता है। जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 0 से तो मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो जो अंदर वॉइड्स होते हैं उनको फिल कर लेता है कौन, वाटर, ठीक है, इतनी बात।
तो उतना ही, मतलब पहले वॉल्यूम क्या था, बड़ा था, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इतनी बात, वॉल्यूम कम हो गया, इस वजह से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। जब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर गया जितना उसको वॉल्यूम लेना था, उसके बाद तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या करता है, एक्सपैंड ही करेगा। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, when ice melts at 0 degree Celsius, its cage-like structure, cage-like bonding, its cage-like bonding is broken and voids in ice are now filled by, क्या कह रही है, and voids in ice are filled with H2O molecules in liquid form, in liquid form, therefore volume decreases। ठीक है, 4 डिग्री तक वो वॉइड क्या होता रहता है, फिल होता रहता है, तब तक वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, देयरफॉर वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब पूरा फिल हो गया 4 डिग्री तक, उसके बाद तो आप हीट करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर ही जाएंगे। तो लिखो जरा, नाउ इफ फर्दर हीटेड बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, if further heated beyond 4 degree Celsius, if further heated beyond 4 degree Celsius, ठीक है, इतनी बात, water will expand। इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोड़ो रहने दो से, यही ठीक है। अब ये कहानी हो गई किसके लिए, अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब लिखो जरा, दूसरा तरीका ये ऐसे कहते हैं कि H2O जब भी आइस या वाटर, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो, वाटर के 3 फॉर्म, आइस, वाटर, लिक्विड एंड वाटर वेपर्स, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। H2O मतलब आपस में एसोसिएट कर जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इस तरीके से है तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, इसकी सबसे कम होगी, जितना ज्यादा यहां नीचे पावर आएगी। ठीक है, इतनी बात, मतलब नजदीक आ गए। तो आइस वाले में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ज्यादा क्या होता है, नहीं आइस वाले में नहीं, आइस वाले में क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, दूर। ठीक है, इतनी बात। लेकिन जब वो आइस से किस में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर में, तो मॉलिक्यूल क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होने लगते हैं। एसोसिएट होने लगे तो वॉल्यूम क्या करने लगा, घटने लगा, वॉल्यूम घटने लगा। लेकिन ये 4 डिग्री तक होता है। जब फर्दर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एसोसिएशन फिर से क्या कर जाता है, टूटने लगता है, फिर से एक्सपेंशन शुरू हो गया, और वेपर वाले स्टेज में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी चल जाती है। तो उसको हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ज्यादा बेटर था। अब लिखो जरा, लिखो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, अब लिखो जरा, व्हेन गैसेस आर हीटेड, देखो सॉलिड में सिर्फ हम कह रहे थे वॉल्यूम चेंज होगा या लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज होगा या बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर का बढ़ेगा। सर पानी एक खेल करता है, वो भी कहां तक, 0 से 4 तक, उसके बियॉन्ड वो भी खेल नहीं करता। ठीक है, इतनी बात, उसके बियॉन्ड भी नॉर्मल बिहेवियर उसका। तो मैं क्या कह रहा हूं, वाटर में या लिक्विड में हमारे पास क्या था, वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम बदलता था। सॉलिड में वॉल्यूम, एरिया और लेंथ सब बदलता था। गैस में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ सकता है।
हाँ या ना? तो यहाँ दो चीजें होती हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम बोथ विल इंक्रीज। तो लिखो जरा, व्हेन गैसेस आर हीटेड देयर प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम। ठीक है, अब आप लिखो जरा, देयरफॉर there are two types of coefficient of expansion of gas. There are two types of coefficient of expansion of gas. कौन कौन से भाई? लिखो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक दूसरा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड दूसरा कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर। अब जरा देखो, अगर हमारे पास कोई गैस थी, उसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T। अब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम वाला गामा V इज इक्वल टू 1/V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? या इसको और अच्छे से, टेम्परेचर का चेंज बहुत छोटा है तो 1/V dV बाय dt। अरे यस सुनो, इसी तरीके से प्रेशर वाला देखोगे तो 1/P डेल्टा P अपॉन डेल्टा T या 1/P dP बाय dt। दोनों चीजें आ गई। क्लियर इतनी बात? ठीक है भाई, हम जरा सवाल करके देखें, इतना तो हो गया। चलो इसके सवाल बुकलेट से ही देखें क्योंकि इसमें है नहीं, कम है। अच्छा, अब लिखो जरा, तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो जाता है, एक्सपेंशन की थियरी। ठीक है, क्वेश्चन आपको आज टिक करा दूंगा कौन कौन से करना है। अब लिखो, लिखो कैलोरीमेट्री। नहीं नहीं, टॉपिक है अगला, कैलोरीमेट्री। अब लिखो भाई, कैलोरीमेट्री क्या होता है? लिखो, ओवर हियर वी आर गोइंग टू डील विद measurement of heat when two substances are mixed with each other. When two substances are mixed with each other, हम क्या करेंगे, हीट का मेजरमेंट करेंगे अगर दो सब्सटेंस एक दूसरे के से क्या करेंगे, मिक्स किए गए। मतलब एक गेन करेगा हीट और एक क्या करेगा, लूज करेगा। उस दौरान हो सकता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, गैस में। ठीक है, तो ये सारी बातें भी होंगी। लिखो जरा, लिखो, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल that is heat lost by one body is equal to heat gained by another body। भाई जो हायर एनर्जी स्टेट में होगा वो हीट क्या करेगा, लूज करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसे गेन करेगा। हीट लॉस्ट बाय वन सिस्टम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर सिस्टम। अरे जिन दो को मिक्स करोगे उसमें यही होने वाला है। और 9th-10th में पढ़ते थे शायद हम। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसके लिए पहले हम कुछ टर्म्स जानना चाहेंगे। लिखो, लिखो, व्हेन टू systems at different temperature, when two systems at different temperature are mixed or are in contact, are mixed or are in contact, मिक्स किए गए, ये एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। some energy is transferred from one system to another,
some energy is transferred from one system to another. This flowing energy is called as heat. This flowing energy is called as heat. जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक सिस्टम से दूसरे में, इस फ्लोइंग एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। मतलब हीट का डेफिनेशन क्या हो गया? हीट का डेफिनेशन हो गया कि एनर्जी का ट्रांजिशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो लिखो जरा, वी कैन डिफाइन हीट एज energy in transit. We can define heat as energy in transit that flows from one system to another, due to temperature difference between the systems. Another ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम्स। हाँ या ना? अब एक चीज और भाई, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक तो हीट फ्लो करेगी एक सिस्टम से दूसरे में, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो हीट फ्लो क्या हो जाएगा? बंद। तो जो हीट, मान लो, सुनो, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 5 डिग्री सेल्सियस पे है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाए तो ये इसको हीट देगा। ठीक है, देता रहा, कभी ना कभी दोनों का टेम्परेचर 45 हो गया, मान लो। कितना हो गया? 45। अब तो नहीं दे पा रहा है, तो इससे जो हीट इसमें गई, अब वो क्या हो गई? अब वो हीट एनर्जी नहीं है, वो कोई एनर्जी हो गई जो इस बॉडी के अंदर क्या हो गई? स्टोर हो गई इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी ना कह करके ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड होगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी। हाँ या ना? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, once heat energy is transferred to a system, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई? कम, और इसकी क्या हुई? ज्यादा। अरे इसने दिया है ना। ठीक है, once heat energy is transferred to a system, it becomes internal energy of system. जब तक फ्लो कर रहा है तब तक उसको हीट बोलोगे भाई। अरे निकम्मो, बात क्लियर है? जब तक फ्लो कर रहा है, एनर्जी इन ट्रांजिट इज कॉल्ड एज हीट। ठीक है, इतनी बात। और अगर वो इसने ले ली तो इसका क्या हो गया? इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट्स व्हाट? इंटरनल एनर्जी। क्लियर है भाई? अब लिखो जरा, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज व्हाट? जूल। सबको पता है बात? एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है? लिखो, सीजीएस यूनिट कैलोरी। कैलोरी हीट हो रहा है, वर्क नहीं है। ठीक है, सीजीएस यूनिट इज कैलोरी। ठीक है, अब आप लोगों ने कैलोरी तो पढ़ा होगा सबने, हाँ या ना? पढ़ा हुआ है शायद। डिफाइन 1 कैलोरी। चलो भाई, डेफिनेशन तो 1 कैलोरी की बोलो। वो तो फॉर्मूला बता रहा है, वो तो एक कन्वर्जन फैक्टर बता रहा है। तू 1 कैलोरी की डेफिनेशन दो पहले। मतलब मैंने जो सुनी थी बचपन में वो ये थी कि किसी भी सब्सटेंस या 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। ऐसे सुना था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही था? गलत बात। लिखो जरा, हर जगह कैच होता है, हम उस कैच को ही भूले रहते हैं। ठीक है, लिखो, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय, it is amount of heat energy required by 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखो, आधी बात मैं वही बोलूंगा जो उसने बोली है। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए 1 ग्राम पानी को जो हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। एक्चुअल में अगर आप
मान लो 4 डिग्री से 5 डिग्री हीट कर रहे हो 1 ग्राम को, तो जो हीट होगी वो 1 कैलोरी से या तो ज्यादा होगी या क्या होगी, कम होगी। सिर्फ 14.5 और 15.5 के बीच में ही जब पानी जाता है, हीट होता है, तो कितनी हीट चाहिए होती है, 1 कैलोरी। किसी और टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ाने पर जो हीट होती है वो या तो 1 कैलोरी से कम होगी या 1 कैलोरी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पेसिफिक है कि 14.5 से लेकर के 15.5 के बीच में होना चाहिए। क्लियर इतनी बात। बाकी 1 डिग्री राइज जब भी आप टेम्परेचर करोगे 1 कैलोरी से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, जो भी होगा। अब आप एक चीज और लिखो, अब अगर सीजीएस और एसआई यूनिट है तो उसका क्या चाहिए होगा, कन्वर्जन फैक्टर चाहिए होगा, हाँ या ना, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, लिखो जरा कन्वर्जन फैक्टर, लिखो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसी को जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, इतनी बात। ये किसके बराबर होता है, लिखो जरा, लिखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल्स। 1 कैलोरी किसके बराबर, 4.1868 जूल्स, ज्यादातर 4.2 भी कह देते हैं, हाँ या ना। ठीक है, ये कहानी आ गई मेरे पास। एक और चीज, एक और यूनिट है बेटा, लिखो जरा ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट मतलब हीट की एक और यूनिट हो गई। हीट की यूनिट क्या 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 हो गई, जूल एसआई हो गया, कैलोरी क्या हो गया, सीजीएस हो गया, और 1 कैलोरी क्या है, 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 तक हीट करने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है, इतनी बात। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, तो लिखो 1 BTU, BTU, अरे ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU कर दिया मैंने, ठीक है। 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरी, 252 कैलोरी। ठीक है, इतनी बात। अब ये तो हमारी यूनिट्स हो गई, ठीक है, इतनी बात। अब आ जाओ, अब लिखो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, देखो भाई हीट क्या है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और एक बार हीट ट्रांसफर होकर के दूसरी बॉडी के अंदर चली गई तो वो उस बॉडी का क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगा। अब ध्यान सुनना, अब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी तक हम एक्सपेंशन तक सिर्फ फालतू बातें करते थे, अब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगी यहां से। अब स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, क्या पढ़ा है मैं बताता हूं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो इट इज डिफाइंड एज, क्या कह रहा है, कुछ चैट बॉक्स में कोई लिख रहा है। अब देखो भाई, लिखो जरा, क्या कह रहा था मैं, लिखो इट इज, हाँ रिपीट कर रहा हूं भाई, चिंता ना कर। इट इज अमाउंट ऑफ हीट, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, लिखो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय, it is amount of heat required by unit mass of substance, amount of heat required by unit mass of substance to raise its temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius, 1 Kelvin और 1 degree Celsius। क्लियर इतनी बात। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जिससे सब्सटेंस का यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, लिखा ना हमने यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस,
टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय क्या कहते हैं 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। इसको डिनोट किससे करते हैं आप लोग, एस से या सी से? एस से। चलो तो एस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऐसा लिख सकता हूं मैं, अमाउंट ऑफ हीट अपॉन यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस। ये लिख सकता हूं कि नहीं? नोट करो जरा इस बकवास को भाई। m को आप क्या कर दो 1 यूनिट, डेल्टा t को आप 1 यूनिट कर दो, तो डेल्टा q इज इक्वल टू व्हाट, s आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट अगर हम देखें तो ऊपर क्या है जूल, नीचे क्या kg पर केल्विन, हाँ या ना? या केल्विन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी आ सकता है, यस और नो। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी। भाई हीट क्या है, कैलोरी है। मास किस में, ग्राम में, पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है भाई? अब एक और स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, याद है? हाँ या ना? चलो अब लिखो जरा, मोलर स्पेसिफिक हीट, बातें नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट। अरे पढ़ते हो ना आप केमिस्ट्री में? अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ध्यान सुनो। ये क्या होता है, एक मोल, लिखो भी नहीं, सुन लो पहले, एक मोल सब्सटेंस का को 1 केल्विन हीट करने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो लिखो जरा, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, it is amount of heat required by 1 mole of substance to raise its temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius। ठीक है भाई। अब जरा देखो, इसको C से डिनोट करते हैं बेटा, एंड इट इज 1/n नंबर ऑफ मोल्स dq/dt या डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T, यस और नो। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट देखो पहले इसकी क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। और CGS यूनिट कैलोरी पर मोल पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। पक्का? ठीक है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है आपस में, C और स्मॉल s में? जो रिलेशन है वो बता दो मुझे फटाफट। क्या कह रहे हो? C इज इक्वल टू, चलो अभी निकाल देते हैं, परेशान ना हो गया ये? चलो मैं बता रहा हूँ, परेशान ना हो। अब जरा देखो, आप क्या कर सकते हो, C इज इक्वल टू 1 अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? या एक काम करो, NC इज इक्वल टू dq/dt। अरे यस और नो? और इधर से m इंटू एस इज इक्वल टू dq/dt, दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या आ गया, n इंटू सी इज इक्वल टू m इंटू एस। n कैन बी रिटन एज m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू c इज इक्वल टू m इंटू एस। m से m कट गया, मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, या C इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। हो गया भाई? नोट करो इस बकवास को, मिटा दूं, रिजल्ट याद रखना, काम आएगा ये दोनों, ठीक है।
आगे जब हम गैस पढ़ेंगे तब आएगा काम। ठीक, अब जरा देखो, मिटा दूं? अब आप देखो, आप ऐसा कह सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। हीट ट्रांसफर ये है या नहीं है? हाँ या ना? इंटीग्रेट कर दोगे आप इसे, कहाँ से? इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। या डी क्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू को एम एस इंटू वॉट, डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर मोलर वाले टर्म्स में देखें तो एन सी डी टी या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। और यस और नो? ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये S और C किसी गिवन सब्सटेंस के लिए फिक्स होते हैं? मान लो मैंने क्या लिया, आयरन लिया, तो आयरन का S या C जो भी है, दोनों एक ही चीज है, एक मोलर पर मोल है और एक क्या, पर यूनिट मास है। आयरन के लिए ये फिक्स होंगे हमेशा। किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। चलो मान लिया, और कुछ बाकी हमेशा फिक्स होते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा और पूछता हूं। मेरे पास मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ या ना? फिक्स होता है क्या? इतना ही होता है, 1 ही होता है? अब वो तो डेंसिटी वाली बात होती है, स्पेसिफिक हीट की बात कर अभी। यहाँ क्या लिखा रखा है? पढ़ 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 पढ़, कॉपी निकालो फटाफट पढ़ ले। हाँ, केमिस्ट्री वाले में ही मैं कह रहा हूँ, वही पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स पढ़ना है, अभी फिजिक्स में तो पता है नहीं। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि C या S किसी गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होता है या नहीं होता है? अब फिक्स होता है तो ये Cp और Cv क्या होते हैं फिर? एक ही गैस के पास Cp भी होता है, एक ही गैस के पास Cv भी होता है। तो इसका मतलब C की वैल्यू दो अलग अलग प्रोसेस के लिए दो अलग अलग वैल्यू है। तो कैसे कह रहे हो फिक्स है? हाँ या ना? ठीक है, मतलब S और C किसी एक मटेरियल के लिए भी फिक्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में तो सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, आपने जब सॉलिड पढ़ा होगा तो आपने कहीं C यूज नहीं करा होगा केमिस्ट्री में, तब आपने S यूज किया होगा। और जब गैस आया तो आपने कभी S नहीं यूज करा, आपने क्या यूज करा? C यूज करा। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ? अरे कभी भी जब आप गैस वाला मतलब थर्मोडायनेमिक्स गैस वाली पढ़ रहे थे तो आपको कभी भी S वर्ड यूज नहीं कराया गया, आपको क्या यूज कराया गया? C, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट यही बोला गया बार बार, हाँ या ना? क्योंकि गैस को हम मेजर करते हैं किसमें? मोल्स में। और सॉलिड को हम मेजर करते हैं किसमें? मास में। ठीक है, इतनी बात। तो हम सॉलिड के लिए S यूज करते हैं, गैस के लिए क्या यूज करते हैं? C यूज करते हैं। हालांकि दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, कोई इशू। अबे अगर 2 मोल है तो उसका कुछ मास भी तो होगा, या 2 ग्राम है तो उसका कुछ मोल भी होंगे, चाहे वो सॉलिड हो चाहे क्या हो, गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात। तो पहली बात तो S और C दोनों के लिए होता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब के लिए होता है। ठीक है, इतनी बात। अब और S और C में रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, क्या बताया था? C इज इक्वल टू M इंटू S, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का मोलर हीट कैपेसिटी विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयरन इनटू व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, हाँ या ना? चलो अब रुको, इतनी बात हो गई। अब खेल क्या हमारे पास कि भाई S और C जो भी हैं, स्पेसिफिक हीट्स जो भी हैं, मोलर वाली चाहे नॉर्मल वाली, पर यूनिट मास वाली, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, और जिस प्रोसेस से हीट दी गई किसी सब्सटेंस को, जैसे अगर हम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो क्या आता है? Cp। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो क्या आता है? Cv। ठीक है, इतनी बात। और अगर हम आइसोथर्मली हीट करते हैं तो C इज व्हाट? इनफाइनाइट। पढ़ा होगा आपने शायद, आइसोथर्मल में C की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, एडियाबैटिक में C की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, हाँ या ना? तो इसका मतलब जो S और C हैं वो कांस्टेंट नहीं होते फॉर अ गिवन मटेरियल भी। क्लियर है? तो लिखो जरा, लिखो स्मॉल s एंड C
ये तो पता ना एस क्या है, सी क्या है, स्मॉल एस एंड सी डिपेंड ऑन सब्सटेंस। पहली चीज तो किसके लिए, डिपेंड ऑन सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर एंड प्रोसेस by which heat is supplied to the substance, process by which heat is supplied to the substance। मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है इतनी बात। अब मतलब जिस प्रोसेस से हम हीट सप्लाई करेंगे सब्सटेंस को, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब एक और चीज, गैस में हम बहुत सारी स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक हीट कोई सिंगल स्पेसिफिक हीट नहीं होती है, या मोलर स्पेसिफिक हीट सिंगल नहीं होती है, कांस्टेंट प्रेशर वाली होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली होती है, आइसोथर्मल वाली होती है, एडियाबैटिक वाली होती है। देयर आर इनफाइनाइट मेनी स्पेसिफिक हीट्स आर पॉसिबल फॉर अ गिवन सब्सटेंस। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू। अब इनफाइनाइट टेम्परेचर ले लो आप, उन पे अलग अलग वैल्यू। इनफाइनाइट प्रोसेस ले लो हीट सप्लाई करने के। एक्चुअल में हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट स्टेट फंक्शन होता है क्या, पाथ फंक्शन होता है ना। तो इसीलिए, और हीट है क्या, एन सी डेल्टा टी, और ये पाथ फंक्शन है। तो डेल्टा टी तो क्या होता है, दो स्टेट्स के फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर। तो यहां पर, और एन फिक्स है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर पाथ फंक्शन कौन है, सी है या नहीं है, यानी कि सी अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है इतनी बात। सेम गोज विद व्हाट, एस, ठीक है। तो अब लिखो जरा, लिखो एनी गिवन सब्सटेंस any given substance can have infinite values of S and C, हाँ या ना। can have infinite values of S and C, ठीक है इतनी बात। अब मजेदार बात क्या है कि भाई अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है इतनी बात। सॉलिड, सॉलिड मतलब अगर मैं उसको हीट भी कर रहा हूं तो रहेगा किसमें, सॉलिड में ही, ठीक है इतनी बात। तो अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं और मैं सॉलिड को गर्म करता हूं, तो क्या सॉलिड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक बात बताओ, ये मार्कर आज ठंडियों के दिन है ना, साला जून में भी क्या इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इन सॉलिड्स देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम। तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड में हम स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई सीधी सी बात है, सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता अप्रिशिएबल फॉर द स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। और बड़े टेम्परेचर चेंज करोगे साला सॉलिड बचेगा ही नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है इतनी बात। तो क्या कहानी है हमारे पास, लिखो जरा, लिखो। अब लिखो फॉर सॉलिड्स, अब एक एक करके, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैसेस। तो गलतफहमी सारी निकाल देनी है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, कि सी एस क्या होते हैं, उसी तरीके से चलेंगे। क्योंकि हमें दिमाग में रहता है हम तो जबरदस्ती फॉर्मूले पुट करें आंसर लाएं, लेकिन एस और सी हर मटेरियल के इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है इतनी बात। अब सॉलिड के लिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों पढ़ते हैं उसका लॉजिक बता रहा हूं। बाकी कोई स्पेसिफिक हम पढ़ते नहीं, हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी जरूर, लेकिन हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ही पढ़ रहे हैं। तो लिखो जरा, फॉर सॉलिड्स there is no appreciable change in volume, there is no appreciable change in volume when there are small temperature changes, when there are small temperature changes। therefore specific heat of solid is always studied at constant volume process, specific heat of solid is always studied at constant volume process। ऑलवेज मत लिखो, जनरली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं साला कहीं एक आधा प्रोसेस बना दे अपने आप कहीं।
Therefore, specific heat of solid is generally studied at constant volume process. तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करेंगे? एस वी या सी वी, ये पर मोल और ये पर यूनिट मास। अरे क्लियर है? ठीक है। अब कितने लोगों ने ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ पढ़ा है? केमिस्ट्री में था ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ, सुना होगा आपने ढंग से। उस दिन सर ने मोल कंसेप्ट में बताया होगा, मैं चैप्टर ही बता देता हूँ, मोल कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, हालांकि इसे बताना था थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन वो पहले ही मोल कंसेप्ट में बता देते हैं। ठीक है, तब भी तुम्हें याद नहीं अभी। अब लिखो जरा, लिखो वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। अब मैं स्पेसिफिक हीट सॉलिड की बोल रहा हूं तो मैं कौन सी वाली लूंगा ज्यादातर? एस वी और सी वी। अरे यस और नो? चलो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं फिर देखते हैं। या मैं ऐसे लिख दूं, अब सुनो भाई, मैं ग्राफ बना रहा हूं एस वी और सी वी का। किसका? सॉलिड्स का। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, ये सिर्फ सॉलिड के लिए ग्राफ, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब सीवी और एसवी का ग्राफ सेम ही होगा लगभग, बस एक होगा पर यूनिट मास और एक क्या होगा? पर यूनिट मोल। चलो अब देखो, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है भाई। मतलब स्पेसिफिक हीट मैंने अभी बताया था, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है किसी भी गिवन मटेरियल की। अगर मैं ये आयरन ले लूं तो आयरन का टेम्परेचर 0 पे स्पेसिफिक हीट इतना है। टेम्परेचर जैसे से बढ़ रहा है, स्पेसिफिक हीट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और टी डी टेम्परेचर के बाद स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? कांस्टेंट। एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट? पढ़ा डी बाय टेम्परेचर केमिस्ट्री में? डी बाय टेम्परेचर पढ़ा तो है बेटा, मोल कंसेप्ट में ये सारी बातें पढ़ी हैं, लेकिन हमें याद नहीं आ रही है। ड्यूलोंग एंड पेटिट तो पढ़ा था? क्या पढ़ा था ड्यूलोंग एंड पेटिट? वहीं पर लिखी हुई है बात। जब आपने ड्यूलोंग पेटिट पढ़ा है तो वहीं पर ये बात आई हुई है। फॉर ऑल एलिमेंटल सॉलिड्स, अभी लिखना नहीं, फॉर ऑल एलिमेंटल सॉलिड्स फॉर टेम्परेचर अबव डी बाय टेम्परेचर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंटल सॉलिड्स बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, कितना हो जाता है? 3R या 25 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इतनी बात। और
एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4 करते थे कि नहीं करते थे निकम्मो? साला वो यहीं से तो आ रहा है, और कहां से आ रहा है? 6.4 कैलोरी में है। 25 ही जो मैंने लिखा है इसी को मैं किस में कैलोरी में लिखूं तो 6.4 आएगा ये। ठीक है, तो ये वहीं पढ़ा था हमने, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। लिखो जरा लड़की, फॉर्मूला यही था वो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि क्यों हो रहा है ऐसा। लिखो जरा, बातें नहीं, एक चीज लिखो, लिखो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, ऐसे लिखो SV और CV, SV और CV फॉर सॉलिड्स increase with increase in temperature, increase with increase in temperature, ठीक है, and becomes constant for all elemental solids, becomes constant for all elemental solids। एक एक्सेप्शन भी था इसमें, एक्सेप्ट कार्बन, and becomes constant for all elemental solids except carbon। ठीक है, इतनी बात। Beyond Debye temperature, beyond Debye temperature, अगर आपसे यही पूछ ले कि किस टेम्परेचर के बाद सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो जाती है, तो दैट टेम्परेचर इज व्हाट? Debye टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात। रुक जा, अब क्या कहानी है, क्या लिखा हमने कि Debye टेम्परेचर के बियॉन्ड स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब रुको एक मिनट, अबे आ रहा हूं, फॉर्मूला भी आ गया। अब क्या कहानी है, ये क्या हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट। सुनो एक मिनट, Debye टेम्परेचर के बाद, ओए चुप, Debye टेम्परेचर के बाद ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं? कैलोरी में, तो ये आता है 6.4 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये 25 जूल पर मोल। ठीक है, इतनी बात। अब आप क्या करो भाई, ये 4.2 से डिवाइड ही होगा ना, या 4.18 से 6.4 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? जरा देखो, मॉलिक्यूलर वेट इनटू व्हाट? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? ये क्या है? C है। C क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। C इज इक्वल टू व्हाट? MS। तो अब मॉलिक्यूलर वेट डालो, आपको स्पेसिफिक हीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारे एलिमेंटल सॉलिड्स का, बस किससे छोटा? सॉरी, कार्बन छोड़ दो। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। अब ये केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, अब उन्होंने इतना भी नहीं बताया था, उनसे पूछ लो, मैं कल बता दूंगा, कल बता दूंगा, चिंता ना करो। क्या बताऊंगा फिर से? ये तो डाटा दिया है मैंने आपको, कुछ बताया थोड़ी है। मैंने क्या कहा? स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की हजारों टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बात। हाँ, सॉलिड की सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ते हैं, होती है उसकी भी बहुत सारी है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सॉलिड का एक्सपेंशन नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। फिर उसका मैंने आपको ग्राफ बता दिया जो दे रखा है हमें। ठीक है, इतनी बात कि ग्राफ पहले स्पेसिफिक हीट बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन Debye टेम्परेचर के बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, और ओए C की वैल्यू सॉलिड की Debye टेम्परेचर के बाद क्या हो जाती है? 6.4। तो यहां से स्पेसिफिक हीट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात करें।